हेलो बच्चों, आज से हम क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स में मेनली आपको सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और थोड़े लंबे आंसर वाले होते हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो यूनिट वाइज लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों क्वेश्चन हम यहाँ डील करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो पहला गेस क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या है कि ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है गॉस प्रमेय क्या है, उसके बाद इसे सत्यापित करें, और तीसरा कि इसकी सहायता से कूलम्ब नियम प्राप्त करें। इस क्वेश्चन को आपको 3 सेक्शन में लिखना होगा, तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब आंसर लिखने का तरीका लिखेंगे कैसे। पहला, गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय आंसर कैसे लिखना है, इसकी चर्चा हमने पीछे वाले वीडियो में किया था। आज फिर से उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। गॉस प्रमेय क्या है, सबसे पहला पार्ट गॉस प्रमेय क्या है। सबसे पहले हमने लिखा ऊपर में गॉस प्रमेय। ये इसको इतना बोल कर देना है कि एग्जामिनर को बिल्कुल दिख जाए कि हाँ ये गॉस प्रमेय यहाँ से शुरू हुआ। अब इस लाइन में कुछ नहीं लिखना, अब इसके नीचे यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। गॉस प्रमेय इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, वायु निर्वात में किसी बंद सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वायु निर्वात में किसी बंद सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। अब दैट इज फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट बाय ε0, इतना लिखकर इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन का पहला हिस्सा, गॉस प्रमेय क्या है। इससे ज़्यादा आप पढ़े होंगे, बहुत कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट, वीवीआई पॉइंट ये सब वगैरह लिखाया जाता है, लेकिन एग्जाम में हमको इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं लिखना है, वो सब नॉलेज के लिए होते हैं। तो एग्जाम में जितना पूछा जाए केवल उतना लिखना है, टाइम मैनेज होता है और एक आंसर एट्रैक्टिव होता है। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग, इसे सत्यापित करें। तो सत्यापन, यहाँ से चलिए स्टार मार्क्स दे दीजिएगा जिससे समझ में आ जाए। सत्यापन, यहाँ से अब हम इसका सत्यापन शुरू करेंगे। सत्यापित कैसे करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। बनाते समय बिल्कुल याद रखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करना है। डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसके लिए हम पेंसिल को यूज करेंगे। ये इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो माना कि आर त्रिज्या का कोई गोलीय सतह है। आरकेएफ की चर्चा डिस्क्रिप्शन में नहीं किया जाता है क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अब टू प्रूव
प्रूव क्या करना है, फाई नेट इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखें आप कि फाई नेट इक्वल टू, हमने अभी भी लिखा था फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट। तो फिर ये बीच में आप सोचते होंगे कि ये बीच में ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस कहाँ से आ गया। तो आपको जानकारी है, पढ़ चुके हैं आप कि ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस ये फाई का फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इन वेक्टर फॉर्म उसी को हम लिखते हैं फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो हमने ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस लिया है इसके जगह पर, फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब अगर हम प्रूफ, जैसा कि इससे पहले भी बहुत सारे प्रूफ आपने पढ़ा होगा कि प्रूफ करने का तरीका ये है कि LHS को अगर हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको RHS आ जाना चाहिए। तो हम इसी LHS को लेकर चलेंगे। LHS क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो RHS आना चाहिए क्यू नेट बाई इप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल आएगा, अभी आएगा, देखेंगे हम। अब क्या है कि इसको तोड़िए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, 11th में पढ़े होंगे। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इतना नोट कीजिए पहले आप। अब वहां से आगे चलते हैं। ई का यूनिट वेक्टर आर कैप, ई का यूनिट वेक्टर आर कैप अभी भी चर्चा हम कर चुके हैं। डीएस का यूनिट वेक्टर एन कैप इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब हेयर आर डॉट एन इक्वल टू 1। क्यों हुआ 1? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए 1 इंटू 1 1। यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों हो जाएगा 0 डिग्री? क्योंकि देखिए ई और डी एस, थीटा क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का एंगल है, और दोनों ही यूनिडायरेक्शनल है। जिस डायरेक्शन में वेक्टर ई है उसी डायरेक्शन में वेक्टर डी एस है। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। अब ये बच गया ई डी एस कॉस 0, ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी एस। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आते हैं थोड़ा सा एट पॉइंट P। अब देखिए पॉइंट P पर इस चार्ज क्यूनेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट बाय आर स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर वेक्टर E का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी भी चार्ज के कारण चार्ज से r डिस्टेंस पर E का वैल्यू कितना होगा, E का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमने यहाँ लगाया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E के जगह पर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट बाय आर स्क्वायर। ds को इंटीग्रेट करोगे तो s होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, क्यू नेट बाय आर स्क्वायर। ये होता है 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर कट गया, क्या बचा, क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट। और क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट क्या है, RHS है आपका। हो गया प्रूफ, प्रूव्ड।
रिव्यू करते हैं। ई का यूनिट वेक्टर आर कैप, ds का यूनिट वेक्टर एन कैप इंटू कॉस थीटा, वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू 1, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, ये 1 हो गया, थीटा 0, कॉस 0 1, ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ds इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, एट पॉइंट P ई इक्वल टू 1/4/ε0 क्यू नेट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, ई का वैल्यू रखा और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना, तो 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर कट गया, क्या बचा, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज RHS। मतलब क्या कि हमने LHS को तोड़ा तो क्या मिल गया हमको, RHS मिल गया। तो ये था, नोट कर लीजिए आप। तो ये था क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, प्रूफ ऑफ गॉसेज लॉ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, फिर से पॉइंट देंगे, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ। फिगर में एक छोटा सा चेंजिंग, क्या करेंगे कि यहाँ हम एक दूसरा चार्ज रखेंगे Q नॉट पॉइंट P पर, यही पॉइंट P पर एक सेकेंड चार्ज रखेंगे Q नॉट। क्यों रखेंगे, बिकॉज कि हम जब गॉसेज लॉ से कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे तो कूलम्स लॉ में दो चार्ज होना जरूरी है, F इक्वल टू 1/4/ε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो एक चार्ज यहाँ सेंटर पर था, दूसरा चार्ज यहाँ आपको लेना पड़ेगा, बस यही चेंज। लेकिन एग्जाम में आप इसके लिए दूसरा फिगर बनाइएगा। पहला फिगर गॉसेज लॉ के लिए था, दूसरा फिगर जब ये टॉपिक लिखेंगे तो ये सेकेंड फिगर बनेगा। ठीक है, यहाँ भी अब वही करेंगे। माना कि आर त्रिज्या के किसी गोलीय सतह के अंदर आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक है, गॉसेज लॉ से क्या है, गॉसेज लॉ EDS इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको तोड़िए, क्या होगा, अभी अभी किया है, EDS cos थीटा इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ds cos 0 डिग्री Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी अभी प्रूफ किया है, cos 0 1, तो ये हो जाएगा E, और ds को इंटीग्रेट करोगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट समझते हैं फिर से। तो यह क्या है, वही डिस्क्रिप्शन जो था कम लिखेंगे क्योंकि पहले ही बहुत कुछ लिख चुके हैं हम लोग। माना कि यार त्रिज्या के किसी गोलीय सतह के अंदर आवेश Q नॉट स्थित है। अब डायरेक्ट गॉसेज लॉ से इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तोड़िएगा, EDS cos थीटा इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब E कांस्टेंट है, बाहर हो गया, cos थीटा की जगह पर 0 डिग्री, cos 0 1 इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट।
ई डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देन ई इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आ गया ई का फॉर्मूला, आप इसको नोट करें। अब हमने जो क्यू नॉट चार्ज लिया था इसका अब यूज होगा। अब हम ये मानते हैं कि चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट पी पर रखा जाए। यदि आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी पर रखा जाए तो F बराबर क्यू नॉट इंटू ई, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ई का एक बेसिक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। देन F बराबर क्यू नॉट इंटू ई। ई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं समीकरण फर्स्ट से। F बराबर क्यू नॉट इंटू ई का वैल्यू कितना है तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सो F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये याद कीजिए, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, ये क्या है, इट इज कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ क्या है कि हमने कूलम्ब्स लॉ को डिराइव किया, बट यूज किसको किया, गॉसेज लॉ को। इस तरह से आपके क्वेश्चन का ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब ये पूरी तरह से एग्जाम के लिए तैयार किया हुआ आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर होता है बेसिकली गॉस लॉ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि वो रिमाइंड करके आगे पीछे करके पूछा जाता है। एक पहला क्वेश्चन ये था, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन, फिर होगा एक तीसरा क्वेश्चन। गॉस लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, अक्सर 1-2 साल बीच में गैप करके हर साल इस तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको एकदम हॉट गेस मानिए, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ये 3 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल रहता है, वो आएगा ही, इसको सीरियसली लें और याद करें। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी गेस क्वेश्चन है आपका। गॉस प्रमेय क्या है, फिर से गॉस प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड। गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। गॉस प्रमेय क्या है, फिर से वही क्वेश्चन जो इससे पीछे वाले वीडियो हम लोग कर चुके थे। इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये असल में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम आप पढ़ते हैं तो
सीबीएसई सिलेबस के अनुसार सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से उसके 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। एक ये अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना, दूसरा एक समान आवेशित गोलीय खोल स्फेरिकल सेल के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना, और तीसरा होता है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट के बारे में, इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो हम आज फर्स्ट एप्लीकेशन से इसको क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस क्वेश्चन में आपके 2 सेक्शन हैं, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है गॉस प्रमेय क्या है, और दूसरा पार्ट है इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो जैसा कि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, सबसे पहले पहला हिस्सा गॉस प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले हम गॉस प्रमेय लिखेंगे, ठीक है, वही जो प्रमेय लिख चुके हैं इससे पीछे वाले वीडियो, ठीक है, वही जो प्रमेय लिख चुके हैं इससे पीछे वाले वीडियो में भी। बात में किसी बंद सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दैट इज phi net equal to q net by ε0। हो गया, वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। phi net equal to q net by ε0। अब ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट। अब हम आएंगे इसके दूसरे हिस्से पर। डायग्राम की जरूरत होगी, यहां डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से पर। फिर से यहां स्टार देंगे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब डायग्राम का बारी है, डायग्राम बनाइए। ठीक, अब इस तार के कारण एक गॉसियन सरफेस बिल्डअप होगा, स्फेरिकल गॉसियन, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये बना, हमने चुना है एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्यों चुना? बिकॉज तार जो है ये क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी इस वायर के चारों ओर इन द शेप ऑफ सिलेंडर कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने ये ले लिया, ये एक सिलेंडर बन गया। थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा हो सकता है, लेकिन आपको बनाना है बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को यूज करके। अब हमने इधर और इधर दोनों तरफ वायर को फ्री छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? तो देखिए डायग्राम में इन्फिनिटी को दिखाने का यहाँ क्या है, अनंत लंबाई। अनंत लंबाई मतलब ये कि ये वायर कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं, कहाँ तक एंड होगा ये भी पता नहीं। हमने क्या किया कि हमारे मेजरेबल रेंज में जो लेंथ था वो हमने ले लिया, इसको मान लिया AB, इसका लेंथ हमने मान लिया L, इस सिलेंडर का रेडियस हमने मान लिया R, इस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे DS। सब कुछ वैसा ही जैसा पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ये हो गया इसका E का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये n कैप, ये यूनिट वेक्टर है DS का, आप कहीं भी रख सकते हैं इसको। चलिए डायग्राम कंप्लीट। तो क्या है, यहाँ एक इनफाइनाइट लेंथ का यानी अनंत लंबाई का एक तार है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक समान आवेशित, पॉजिटिवली चार्ज। इस वायर के कारण हमने एक
सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बिल्डअप किया है, ठीक है। इसका रेडियस है r, इसका लेंथ हो गया l। अनंत दिखाने के लिए हमने इस तार के दोनों सिरे पर कुछ हिस्से को फ्री छोड़ा है, वो ये शो करने के लिए कि ये तार क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब चार्ज डेंसिटी तीन तरह के होते हैं, एक लीनियर, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का शेप कैसा है इसके हिसाब से हम चार्ज डेंसिटी कवर मतलब डिटरमाइन करते हैं। यहाँ चूंकि लेंथ है इसलिए लीनियर रेखीय आवेश घनत्व, सरफेस एरिया होगा तो वहाँ हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, जहाँ वॉल्यूम होगा वहाँ हम लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व। तो चलिए अब इसको डील करते हैं। माना कि कोई अनंत लंबाई का तार एक समान आवेशित है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, बिल्कुल ठीक, यहाँ कॉमा होगा। इस तार के कारण एक बेलनाकार गॉसीय सतह निर्मित होता है जिसकी त्रिज्या r है। बेलन के सतह पर स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर ds लिया जाता है। इतना करने के बाद गॉस प्रमेय से क्या है गॉस प्रमेय, इंटीग्रेशन ऑफ EDS Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक, गॉस थ्योरम लिख दिया। चलिए इतना लिखिए, पहले नोट कीजिए। एकदम याद हो जाना चाहिए अभी भी, जैसा अभी इससे पहले भी किया था। वेक्टर E डॉट वेक्टर ds को तोड़िएगा आप, तो EDS cos थीटा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अरेंज कर लो, E r कैप ds n कैप cos थीटा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर वही बात, r कैप यूनिट वेक्टर है E का, n कैप यूनिट वेक्टर है ds का, इंटू cos थीटा बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर r डॉट n 1, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री क्यों होगा इसकी चर्चा बहुत पहले हो चुकी है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट यहाँ E ds cos 0 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1, E कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्या बचा ds Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ds को इंटीग्रेट करोगे तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ds को इंटीग्रेट किया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो 2 पाई RL Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर से रिव्यू करते हैं। वेक्टर E डॉट वेक्टर ds को हम लिखेंगे E ds cos थीटा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E का यूनिट वेक्टर r कैप, ds का यूनिट वेक्टर n कैप, cos थीटा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर r कैप डॉट n कैप इक्वल टू 1, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। अब E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, cos 0 1, E कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds को इंटीग्रेट करेंगे E इंटू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर E इंटू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RL इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L, इक्वेशन फर्स्ट। इसको नोट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब
हमने अभी भी चर्चा किया था, इस लेमडा की बात की थी। 3 तरह के चार्ज डेंसिटी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम चार्ज डेंसिटी टर्म का यूज कहाँ करेंगे। तो चार्ज डेंसिटी का यूज हम तब करते हैं जब किसी सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। ठीक है, तो इस वायर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इक्वल, एक समान आवेशित। क्वेश्चन में भी है एक समान आवेशित। एक समान आवेशित मतलब हर जगह चार्ज पर, ये वायर पर हर जगह चार्ज की क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। तो यहाँ हम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। जहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ हम इसका यूज नहीं करेंगे। यदि तार पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा हो तो लेमडा बराबर होगा Q बाय L, लेमडा इक्वल टू Q बाय L। सो Q इक्वल टू लेमडा इंटू L, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ लेमडा इक्वल टू Q बाय L, तो Q इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा इंटू L। अब Q का जो ये वैल्यू हमने निकाला है, इसको हम पुट करेंगे कहाँ? इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर E इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू L। लेमडा क्या? E इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। Q की जगह पर क्या रखेंगे? लेमडा L बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L। L से L कैंसिल, E इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आ गया आपका डिफाइंड फॉर्मूला। ठीक है, क्या किया? तो लेमडा इक्वल टू, यदि तार पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा हो, रेखीय आवेश घनत्व क्यों लिया? क्योंकि तार की लंबाई है, लंबाई के लिए क्या लिया जाता है? रेखीय आवेश घनत्व। कब लिया जाता है? तो जब आवेश का वितरण एक समान हो। तो लेमडा इक्वल टू Q बाय L, सो Q इक्वल टू लेमडा इंटू L, इक्वेशन सेकेंड। Q के इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, E इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L। Q की जगह पर रख दिया लेमडा इंटू L बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L। L से L कैंसिल, क्या बचा? E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपका हो गया जो फॉर्मूला, यानी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का फॉर्मूला क्या हो गया? तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, इतना लिखेंगे पूरा हो जाएगा पूरे 5 मार्क्स का। तो हम समझते हैं कि ये 2 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो ज़रूरत हैं, फंडामेंटल्स हैं कि ये चैनल कंटिन्यू चलता रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो सेवा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रही है वो कंटिन्यू चलता रहे। ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।